8. आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते थे। कहीं वो कंप्यूटर फ्यूचर से आए हुए किसी टाइम ट्रैवलर का तो नहीं था। ग्रीस के साउथ में मौजूद एक छोटे से आइलैंड एंटिकिथेरा पर जाने का डिसीजन लिया। घबराई हुई हालत में वो मेन, वुमेन, हैंड, बॉडी, हॉर्सेस, हेड ऐसे वर्ड्स बड़बड़ा रहा था। एक स्क्वायर से दिखने वाली चीज जो एक पत्थर जैसी दिखाई दे रही थी। इस टाइप के गियर्स सबसे पहले 1720 में बने थे। 1800 से वो वाइडली यूज होने लगे थे। बस एक हैंडल घुमाकर एंशिएंट ग्रीक के लोगों को ये पता लग जाता था कि अगला ग्रहण कब होने वाला है। क्या ये फ्यूचर से आया कोई ऑब्जेक्ट था? आज की डेट में जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स हम यूज करते हैं उनको बनने में बहुत साल लगे थे। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू गूगल 1822 से 1837 के बीच चार्ल्स बैबेज ने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता था। बल्कि उनका कंप्यूटर इतना एडवांस था कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता था। इसीलिए ग्रीक उसका इस्तेमाल ओलंपिक गेम्स की डेट को प्रेडिक्ट करने के लिए भी करते थे। लेकिन एंशिएंट ग्रीक्स का ये कंप्यूटर बाकी सारी दुनिया के लिए एक राज बन के रह गया until as recently as 1901। तो एंशिएंट ग्रीक लोगों के पास एक कंप्यूटर बनाने की टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? और अगर उनके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक्सेस था तो हमें इसके बारे में कभी पता कैसे नहीं चला? या फिर कहीं वो कंप्यूटर फ्यूचर से आए किसी टाइम ट्रैवलर का तो नहीं था जो किसी एक्सीडेंट की वजह से वहाँ रह गया हो? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। I am Mystery Monk and you are listening to the Mystery Podcast। मई 1901 एक स्पॉन्ज डाइवर्स की टीम मेडिटेरेनियन सी में सी स्पॉन्जेस की फिशिंग करके वापस अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में वो एक तूफान में फंस गए और उससे बचने के लिए उन्होंने ग्रीस के साउथ में मौजूद एक छोटे से आइलैंड एंटिकिथेरा पर जाने का डिसीजन लिया। ये आइलैंड शिप्स के लिए काफ़ी डेंजरस था क्योंकि इसका कोस्ट नोकीले पत्थरों से भरा हुआ था। इसकी वजह से एंशिएंट टाइम्स में इस एरिया के आसपास कई सारे शिप्स डूबा करते थे। नाउ ये डाइवर्स की टीम लकी थी कि वो बिना किसी खतरे के इस आइलैंड पर पहुंच गई। यहाँ उतरने के बाद उन्होंने वापस एक बार सी स्पॉन्जेस के लिए सी में जाने का सोचा। उनका ये फैसला पूरी दुनिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सबसे पहले इस टीम के एक एक्सपीरियंस डाइवर एलायस ने पानी में डाइव मारी और वो करीब 1 मिनट के लिए अंडर वाटर था। अचानक से वो डाइवर पानी से बाहर आया। उसकी शक्ल पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नीचे कोई भूत ही देख लिया। इसी घबराई हुई हालत में वो मेन, वुमेन, हैंड, बॉडी, हॉर्सेस, हेड ऐसे वर्ड्स बड़बड़ा रहा था। उसकी इस हालत को देखकर पूरी डाइविंग टीम में एक डर फैल गया। आखिर पानी के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है? डाइविंग टीम के इस डर को भगाने के लिए और सिचुएशन को वापस अपने कंट्रोल में लाने के लिए उस टीम के कैप्टन और मास्टर डाइवर एल कॉन्डो खुद अंडर वाटर चले गए। और जब वो पानी के बाहर आए उनके हाथ में एक आर्म था। एक्चुअली एक ब्रॉन्ज का आर्म था। और जो बॉडी पार्ट्स डाइवर अलायस ने देखे थे वो सब इंक्लूडिंग दिस हैंड एंशिएंट टाइम के स्टैच्यूज थे जो किसी शिपरेक की वजह से वहाँ रह गए होंगे। ये ऑडियो है हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज नाम के एक टीवी शो का, जहाँ पर जर्नलिस्ट एमरी सिवर्टसन डिटेल में ये बता रहे हैं कि उन डाइवर्स को वहाँ क्या क्या मिला। The team can't believe what they found. This ship is huge. It's 180 feet long, even though only parts of the cargo and the vessel still remain. It's clearly very old, and it lies at a depth of about 150 feet, just to the north of Antikythera Island. They start pulling out statuary and pottery and silver and bronze coins and jewelry. It's an unimaginable bounty. तो उन्हें वहाँ पर एंशिएंट स्टैच्यूज, पॉटरी, ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइन्स और ज्वेलरी मिली। इंटरेस्टिंगली इतने वैल्यूएबल आइटम्स के बीच में उनकी नज़र एक स्क्वायर से दिखने वाली चीज़ पर पड़ी जो किसी पत्थर के जैसे दिखाई दे रही थी। एंड नो वन नोज कि उन डाइवर्स को उस चीज़ में ऐसा क्या इंटरेस्ट आया, बट वो डाइवर्स उस स्क्वायर चीज़ को भी सारे वैल्यूएबल्स के साथ ऊपर ले आए। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर टोनी फ्रिथ के अकॉर्डिंग It was not recognized at all as being anything interesting when it was discovered. It was just a corroded lump about the size of a large dictionary. ये ऑडियो BBC ग्लोबल यूट्यूब चैनल का है। अब क्योंकि किसी को भी वो स्क्वायर से दिखने वाली चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी, इसलिए वो एथेंस के एक म्यूजियम में ऐसे ही पड़ी रही।
जबकि उस म्यूजियम के लोग उन डाइवर्स की मिली हर एक चीज को डिटेल से स्टडी कर रहे थे। देन इस डिस्कवरी के 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे वो स्क्वायर जैसे दिखने वाली चीज अब तक की मोस्ट प्राइज्ड और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बनी। 1902 में ग्रीक आर्कियोलॉजिस्ट विलेरियोस एथेंस के उस म्यूजियम में पिछले साल उन डाइवर्स की मिली चीजों की जांच कर रहे थे। तभी उनकी नजर इस स्क्वायर सी दिखने वाली चीज पर पड़ी। उसे थोड़ा डिटेल में देखने के बाद उन्होंने रियलाइज करा कि उसमें एक गियर है, मतलब एक ऐसा मॉडर्न मैकेनिज्म जो हमें आज की कार्स और वॉचेस में मिलता है। ये डिस्कवरी उस स्क्वायर ऑब्जेक्ट को लाइमलाइट में लेकर आ गई, और क्योंकि वो एंटिकिथेरा आइलैंड पर मिला था तो इसीलिए उसका नाम पड़ा एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये चीज़ 80 BC में बनी थी। तो अब सवाल ये था कि इतने पुराने टाइम में कार्स और वॉचेस में यूज़ होने वाले गियर इसमें कैसे आए, क्योंकि हिस्ट्री में इस टाइप के गियर सबसे पहले 1720 में बने थे और 1800 से वो वाइडली यूज़ होने लगे थे। तो फिर 80 BC के इस ऑब्जेक्ट एंटिकिथेरा मैकेनिज्म में मॉडर्न गियर्स कैसे आए? इस एक चीज़ की वजह से हिस्टोरियंस इसे एक एनाक्रोनिज्म मानने लगे, मतलब एक ऐसी चीज़ जो उस समय के बाकी चीज़ों से काफ़ी अलग है और उसे आउट ऑफ टाइम कह सकते हैं। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी ने इस एंटिकिथेरा मैकेनिज्म पर फर्दर कुछ स्टडी नहीं किया until the year 1971। 1971 में एक ब्रिटिश साइंस हिस्टोरियन और येल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डेरिक प्राइस को इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला एंड ही वाज क्वाइट फैसिनेटेड बाय इट। उन्होंने इसे स्टडी करने का डिसाइड किया एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रीक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट कारा लाम्पो उन्होंने एंटिकिथेरा मैकेनिज्म को एक्सरे और गामा रे से स्टडी किया और उसके इमेजेस पब्लिश किए। इन इमेजेस ने इस डिवाइस के एक्चुअल सीक्रेट को दुनिया के सामने रिवील किया। इन एक्सरेज की मदद से वो लोग कोरोडेड ब्रॉन्ज के आर पार देख पाए और इसकी वजह से उन्हें उस डिवाइस पर एंशिएंट ग्रीक में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिले। इट वाज जस्ट लाइक कि उन्हें इस एंटिकिथेरा मैकेनिज्म का यूजर मैनुअल मिल गया था। फिर जब 3D एक्सरे टेक्निक आई तो उन्होंने कंप्यूटर पर इसका एक मॉडल बनाया जिसकी मदद से इन साइंटिस्ट को पहली बार ये पता चला कि एंटिकिथेरा मैकेनिज्म असल में एक एंशिएंट कंप्यूटर है। इतने सालों से एथेंस के इस म्यूजियम में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कंप्यूटर रखा हुआ था और किसी को ऐसा आइडिया भी नहीं था। इसके अलावा 3D मॉडलिंग और इंस्क्रिप्शंस की मदद से उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया कि ये डिवाइस एक्चुअल में क्या करता था। तो एक लैपटॉप बैग जितने साइज के इस ऑब्जेक्ट के दोनों साइड्स पर कुछ बना हुआ था। इसके फ्रंट फेस पर एक बड़ा डायल था जो इजिप्शियन सोलर कैलेंडर पर बेस्ड था और साल के 365 डेज को दिखाता था। उस बड़े डायल के अंदर एक छोटा डायल था जिसके इर्द गिर्द 12 ज़ोडिएक साइंस बने हुए थे। इस ऑब्जेक्ट के साइड में एक हैंडल था जिसे घुमाने पर आगे लगे ये दोनों डायल्स रोटेट करने लगते थे। सो हैंडल को रोटेट करके बड़े डायल को साल के किसी भी दिन पर सेट किया जा सकता था। देन होता ये था कि छोटा डायल उस दिन के हिसाब से ज़ोडिएक साइन बताता था और इस डायल पर एक छोटा स्फेयर लगा हुआ था जो स्पेसिफिक डे के लिए मून के फेज को बताता था। इसके बैक साइड पर ऐसा ही एक और डायल था जो सन और मून के एक्लिप्सिस को प्रेडिक्ट करता था, यानी सूर्य और चंद्र ग्रहण को। और क्योंकि फ्रंट और बैक के डायल कॉम्प्लेक्स इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड थे जिसकी फंक्शनिंग आज की मॉडर्न साइंस भी डिकोड नहीं कर सकती, तो बैक डायल को सोलर या लूनर एक्लिप्स पर सेट करने पर फ्रंट डायल ऑटोमेटिकली उस एक्लिप्स का ईयर और डेट बताता था। मतलब बस एक हैंडल घुमाकर एंशिएंट ग्रीक लोग ये पता कर सकते थे कि अगला ग्रहण कब होने वाला है। दिस मीन्स 80 BC का ये डिवाइस अपने टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस था और एक तरह से फ्यूचर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स या ऐसे कह सकते हैं कि समय के हिसाब से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता था। इस सब की वजह से होस्ट ऑफ द मिडनाइट ट्रेन पॉडकास्ट जोनाथन सायर का ये कहना है, He believes that the device is an astronomical computer that was able to track the heavenly bodies over time. ये ऑडियो है हिस्ट्री यूट्यूब चैनल का। उनके अकॉर्डिंग जब ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर डेविड प्राइस को एक्सरे स्टडीज से इस डिवाइस के बारे में ये सब पता चला तो ही स्टार्टेड टू बिलीव कि एक एंशिएंट कंप्यूटर है जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस कर सकता है। और जिस तरह से ये डिज़ाइन था वो 19th सेंचुरी के अर्ली कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर था। सो हाउ इज़ इट दैट एंशिएंट ग्रीक लोगों के पास एडवांस कंप्यूटर्स बनाने की नॉलेज थी और इस बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चला। इनफैक्ट इस एंटिकिथेरा मैकेनिज्म के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीक सिविलाइजेशन में और भी ऐसे मैकेनिज्म्स ढूंढने की कोशिश करी बट उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दिस इज वन एंड द ओनली पीस।
इसकी वजह से टाइम ट्रैवल पर लिखने वाले एक जाने माने ऑथर का ये मानना था कि ये डिवाइस फ्यूचर से आया। तो 1997 में टाइम ट्रैवल अ न्यू पर्सपेक्टिव नाम की अपनी बुक में ऑथर J.H. ब्रेनन ने एंटिकिथेरा मैकेनिज्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया अप्रोच प्रेजेंट किया। उनके अकॉर्डिंग ये डिवाइस इतना एडवांस्ड और अपने टाइम से इतना आगे इसीलिए है क्योंकि इसे फ्यूचर में बनाया गया था एंड समहाउ ये पास्ट में आकर एंशिएंट ग्रीक में लैंड हुआ। अब भले ही आपको ये आइडिया इलॉजिकल सा लग रहा होगा, बट जस्ट थिंक वंस, क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने पहले ये डिस्कस किया कि कैसे इसका मैकेनिज्म अपने टाइम से काफी ज्यादा एडवांस था और इसकी वजह से साइंटिस्ट ने इसे पहले ही एक एनाक्रोनिज्म बता दिया था। प्लस इसके जैसा कोई और डिवाइस इस टाइम पीरियड में कहीं और नहीं मिला। नाउ एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस के लिए सिर्फ एक सिंगल डिवाइस बनाना इज क्वाइट ऑड। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन के फिजिसिस्ट माइकल डेनन ने हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज नाम के टीवी शो पर यही कहा है कि दिस इज वन ऑफ अ काइंड डिवाइस। We have no other device that has a similar level of technology. There's no evidence for anything else like this mechanism in ADBC. और इसका एंशिएंट ग्रीस में मिलना इज लाइक एक एंशिएंट इजिप्शियन टूम में बॉडी के साथ साथ एक जेट प्लेन का मिलना। बट कुछ और लोग तो ये भी मानते हैं कि एंटिकिथेरा मैकेनिज्म खुद एक फ्यूचर में जाने वाली टाइम मशीन हो सकती थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके हैंडल को घुमाकर हम एक पर्टिकुलर डेट को सेट कर सकते थे। देन उस समय पर स्काई में क्या दिखाई देगा ये वो डिवाइस प्रेडिक्ट करता था एंड हेंस ये एक ऐसा डिवाइस हो सकता था जो कि स्पेस के साथ साथ टाइम में भी क्या चेंजेस आएंगे वो कैलकुलेट कर सकता था। इसीलिए ये अपने आप में एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस भी हो सकता था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इसे बनाने के बाद वहाँ के लोग एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन को देखने के लिए पास्ट में आए हों एंड देन समहाउ ये आर्टिफैक्ट से भरी हुई उस शिप पर पहुंचा और उस शिपरेक की वजह से उसका हिस्सा बन गया। ये थ्योरी फॉर द टाइम बीइंग सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देती है। बट व्हाट डू यू थिंक? क्या एंटिकिथेरा मैकेनिज्म सच में एक टाइम मशीन हो सकती है? क्या ये फ्यूचर से आया हुआ कोई ऑब्जेक्ट है या फिर वाकई में एंशिएंट ग्रीक्स हमसे कई ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे? टेल मी इन द कमेंट्स एंड कीप लिसनिंग टू द मिस्ट्री पॉडकास्ट।